नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हरी एग्जाम पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक सिक्स्थ की भूगोल। दोस्तों, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और इसी प्रकार 11, 12 तक की जितनी भी जो एनसीईआरटी की बुकें हैं, उनका हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आप तक लेकर के आ रहे हैं। इनकी उस जो संपूर्ण बुक में जो निचोड़ निकल के आता है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस रस को आप तक पिलाने हम लेकर के आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और पास में ही बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हम एनालिसिस करते हैं कक्षा 6 की जो भूगोल है, उस बुक का निचोड़ आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, कक्षा 6 की जो भूगोल है उसमें जो पहला जो चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और एक ही बार में संपूर्ण जो भूगोल की बुक हैं उसका हम यहाँ पे डिस्कस करके आप तक पहुँचाने वाले हैं। इसलिए आप हमारे साथ में जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट दें और साथ में ही यदि आपने हमारे जो थैंक्स का बटन नहीं दबाया है तो हमारा सहयोग करें और अपने मित्रों तक इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आज के हमारे चैप्टर की तरफ। हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पे, पूर्ण चंद्रमा को माह में एक बार देखा जा सकता है। दोस्तों, जो हमारा जो पूर्ण चंद्रमा है उसको एक महीने में एक बार देखा जाता है और वह भी पूर्णिमा के दिन देखा जाता है। 15 दिन बाद इसे नहीं देखा जा सकता। यह नए चंद्रमा वाली रात होती है। यह नए चंद्रमा वाली रात होती है और इसको क्या कहा जाता है? अमावस्या। अमावस्या कहा जाता है और उसको 15 दिन बाद में क्या है, यानी कि पूर्णिमा के 15 दिन बाद में अमावस्या आ जाती है। तो पूर्ण चंद्रमा तो दिखाया जाता है पूर्णिमा को और बिल्कुल जो चंद्रमा गायब सा रहता है, अंधेरी अंधियारी रात रहता है, वह अमावस्या के दिन रहती है। आगे हम बात करते हैं दिन के समय में सूर्य की तेज रोशनी। दिन के समय में जो सूर्य की तेज रोशनी है, इसकी वजह से रात में चमकने वाली जो वस्तुएं हैं आकाश में हम नहीं देख सकते। किसके कारण? दिन में जो सूर्य हैं जो चमकता है, इस रोशनी के कारण, इस रोशनी की वजह से हम रात में चमकने वाली जो वस्तुएं हैं वह हम नहीं देख सकते। आगे हम बात करते हैं सूर्य चंद्रमा सूर्य चंद्रमा व वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आकाश में दिखाई देती हैं वह खगोलीय पिंड कहलाती है। दोस्तों, एक तो सूर्य है हमारा, एक चंद्रमा है और जो आकाश के अंदर आपको देखा होगा, आकाश में हम जब देखते हैं तो क्या हमें बहुत सारे तारे, नक्षत्र, उल्का पिंड, सप्त ऋषि, ध्रुव तारा इत्यादि दिखते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको खगोलीय पिंड कहा जाता है। इसमें जैसे कि तारे होते हैं और आकार वाले व गर्म होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये खगोलीय पिंड होते हैं और ये मतलब इनमें एक तो आकार होता है और एक ही क्या है, इनका स्वभाव होता है गर्म होने का। खगोलीय पिंड की बात करें तो खगोलीय पिंड यानी कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। और दोस्तों, आगे हम बात करते हैं तारों के विभिन्न समूहों से बनने वाली आकृतियाँ नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। तारों के जो विभिन्न समूह हैं उनसे बनने वाली जो आकृतियाँ हैं उनको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और दोस्तों, इन नक्षत्र मंडलों में एक तो क्या है, ऊर्जा ऊर्जा मेसर है और एक बिग वियर है। ये नक्षत्र मंडलों में एक तो ऊर्जा मेसर है और एक बिग वियर है। ये दोनों क्या है, नक्षत्र मंडल हैं, ये इनके नाम हैं। और जो ऊर्जा मेसर हैं इसमें एक तो आता है सप्तऋषि मंडल, इसका एक भाग है। और 7 तारों का समूह क्या कहलाता है? सप्तऋषि मंडल कहलाता है। आगे हम बात करते हैं सप्तऋषि मंडल। तो सप्तऋषि आपने देखा होगा आकाश में, इस प्रकार से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार का ये होता है सप्तऋषि मंडल। इस प्रकार का आकाश में दिखाई देता है। दोस्तों, ये सप्तऋषि मंडल क्या है? प्राचीन समय में दिशाओं का निर्धारण तारों से किया जाता था।
जैसे इतरी तारा, इतरी तारा, इनकी इतरी तारा को बोलते हैं, उत्तरी तारा है, सॉरी, उत्तरी तारा को ध्रुव तारा बोलते हैं और उत्तर दिशा को बताता है। वह यह आसमान में हमेशा एक ही दिशा या एक ही स्थान पर रहता है। तो ध्रुव तारा दोस्तों उत्तरी दिशा में रहता है और ये एक ही स्थान पर रहता है, ये कभी हिलता नहीं है, इसलिए इसको अटल भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं ग्रह। वे खगोलीय पिंड, वे खगोलीय पिंड जिनमें इनकी अपनी ऊर्जा व प्रकाश नहीं होता। इनकी ग्रह कौन से होते हैं? जिनमें इनकी खगोलीय पिंड होते हैं और जिनमें इनके क्या नहीं होता, एक तो अपनी ऊर्जा नहीं होती, अपनी ऊष्मा नहीं होती और प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इसलिए ग्रह वो होते हैं जो एक तो अपनी ऊर्जा और प्रकाश नहीं होती, वह ग्रह कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं प्लेनेट। तो दोस्तों ये होता है ग्रीक वर्ड। क्या है दोस्तों? प्लेनेट। प्लेनेट का मतलब होता है प्लेनेट। ये ग्रह, ग्रह किसी को होते हैं, ग्रीक भाषा का वर्ड है और इसका मीन्स होता है परिभ्रमण, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। यानी कि ग्रह का जो शाब्दिक अर्थ होगा वह होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला प्लेनेट का मतलब होता है ये दोस्तों। आगे हम बात करते हैं हमारी जो ब्रह्मांड है, इसमें क्या है, 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं और यह 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आगे हम बात करते हैं दोस्तों चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है और एक उपग्रह किसका है? पृथ्वी का। पृथ्वी का सहचर, यानी कि चारों ओर चक्कर लगाने वाला है। और सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल, यानी कि हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा आ जाएगा। और सौर मंडल की बात करें तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड भी हैं, उल्का पिंड भी हैं, शुक्र ग्रह भी हैं, आदि मिला करके सौर मंडल बनता है। और इनमें जो मुखिया होता है ये सूर्य होता है और केंद्र में स्थित गर्म गैसों से बना है। प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है और पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ 15 करोड़ दूर स्थित है दोस्तों। 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। तो बुध, और इसमें जो सूर्य के नज़दीकी ग्रह है हो जाएगा बुध। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कक्षा क्या होती है। कक्षा, जो सूर्य की जो कक्षा क्या होती है उसकी हम बात करते हैं। वह रास्ते जो दीर्घवृत्ताकार हैं, वे वह 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। दोस्तों जैसे कि मान लो ये एक प्रकाश है, यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं, ये एक प्रकार से सूर्य है। सूर्य, अब इस सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इस सूर्य की चारों ओर और दीर्घवृत्ताकार पथ पर, अर्थात ये दीर्घवृत्ताकार पथ है, इस पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस दीर्घवृत्ताकार पथ को ही क्या कहा जाता है? कक्ष कहा जाता है। और सभी ग्रह अपने अपने हिसाब से अलग अलग दिशाओं से ये इसके चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। इसीलिए सूर्य के चक्कर लगाने के कारण इसको एक निश्चित कक्षा कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्लूटो। प्लूटो क्या है? अगस्त 2006 में खगोलीय संगठन की बैठक में ग्रहों की श्रेणी से इसे बाहर निकाल दिया गया है दोस्तों। प्लूटो, जिसको यम भी बोलते हैं, और इस प्लूटो को 2006 में इनकी, इसका मतलब ग्रहों की श्रेणी में इनकी खरा न उतरने के कारण, अर्थात यह एक निश्चित परिपथ पर और निश्चित आकार न होने के कारण प्लूटो को 2006 में जो वैज्ञानिकों की जो खगोलीय संगठन की बैठक हुई थी से इसे बाहर निकाल दिया गया है, यह ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी। तो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी यानी कि सूर्य से दूरी में तीसरा ग्रह है, अर्थात ये है सूर्य, और ये सूर्य के बाद में आ जाता है बुध, बुध के बाद में आ जाता है, बुध के बाद में आ जाता है शुक्र, और शुक्र के बाद में आ जाता है पृथ्वी। तो ये पृथ्वी है दोस्तों, ये पृथ्वी तीसरे नंबर पर आ जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस प्रकार से ये तीसरे नंबर पर पृथ्वी आ जाती है। तो दूरी के आधार पर जो पृथ्वी है वह तीसरे नंबर पर आ जाती हैं। और दोस्तों आकार की दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह है,
यानी कि जो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी यानी कि दूरी, सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह है और आकार के आधार पर पांचवा बड़ा ग्रह है। आगे हम बात करते हैं भू आप। भू आप कहलाते हैं, भू आप कहलाते हैं और इस कारण से ध्रुवों पर चपटी हैं। तो दोस्तों जो भू आप होता है, भू आप, ये भू आप इसलिए कहलाती है क्योंकि ये ध्रुवों से चपटी हैं और जो इसकी जो मतलब मध्यवर्ती भाग है जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, यहाँ से क्या है थोड़ी मतलब खुली हुई हैं, उभरी हुई हैं ध्रुवों से तो चपटी हैं, इस कारण से इसको भू आप कहा जाता है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मात्र पृथ्वी पर पाई जाती हैं और हमारे जीवन में जैसे कि वायु है, अग्नि है, ऑक्सीजन है इत्यादि इत्यादि अनुकूल जो परिस्थितियां मिलती हैं हमारी पृथ्वी में पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर हम जीवन जी सकते हैं और एकमात्र पृथ्वी ये अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं, इसलिए यहाँ पर जीवन पाया जाता है। 2/3 यानी कि 2/3 हिस्से पर पानी होने के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है इसको। अर्थात हमारी जो पृथ्वी है इसके 2/3 हिस्से पर पानी है और ये ऊपर से यानी कि अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, इस कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों चंद्रमा। चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह है और इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। जो पृथ्वी का व्यास है उसका 1/4 भाग ही इसका व्यास है और यह पृथ्वी का एक उपग्रह है और पृथ्वी से दोस्तों यह 3,84,000 किलोमीटर दूर पर स्थित है। दोस्तों लगभग ये क्या है 27 दिन में पृथ्वी के एक चक्कर लगाता है और वायु पानी नहीं है दोस्तों, इसमें एक तो वायु भी नहीं है, पानी भी नहीं है और पर्वत मैदान गड्ढे हैं। इसमें केवल पर्वत हैं और मैदान है और गड्ढे हैं, लेकिन वायु और पानी नहीं है चंद्रमा पर। शुद्र ग्रह की बात करें तो दोस्तों शुद्र ग्रह किसे कहा जाता है, शुद्र ग्रह कहा जाता है दोस्तों यानी कि सूर्य के चक्कर लगाने वाले असंख्य छोटे पिंड होते हैं और मंगल व बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। जो मंगल और बृहस्पति के बीच में असंख्य इस प्रकार के छोटे पिंड पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, शुद्र ग्रह कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों उल्का पिंड। उल्का पिंड किसे कहा जाता है, सूर्य के चक्कर लगाने के पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर जो मतलब पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं वह उसके चक्कर लगाते हैं सूर्य के, इसको क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहा जाता है। अर्थात अंतरिक्ष में कोई भी भू आकृति है उसका टुकड़ा यानी कि पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है इत्यादि ग्रह का टुकड़ा यदि अंतरिक्ष में गिर जाता है और वह उसके बाद में सूर्य के चक्कर लगाने लग जाता है, इस कारण इसको उल्का पिंड कहा जाता है। और बहुत सारे उल्का पिंड क्या है हमारी पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं और बहुत सारा गड्ढा बना देते हैं। आकाशगंगा किसे कह देते हैं, तो आकाशगंगा किसे कहते हैं दोस्तों, देखिएगा लाखों तारों का समूह होता है आकाशगंगा और करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। बहुत सारे आकाशगंगा जैसे कि हमारी आकाशगंगा का नाम है मैंक्यावेली। तो मैंक्यावेली यानी कि हमारी ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगा हैं और हमारी केवल आकाशगंगा का नाम है मैंक्यावेली। और मैंक्यावेली में करोड़ों तारे, बादल हैं, गैसें हैं, सूर्य हैं, तो बहुत सारे बात कर सकते, एक ही सूर्य नहीं है दोस्तों, ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य हैं और हमारा सूर्य है जिसमें जैसे कि हमारी आकाशगंगा है मैंक्यावेली, उसका केवल एकमात्र सूर्य ही एक उसका सबसे बड़ा यानी कि ऊर्जा का स्रोत है। हमारा सौरमंडल इसी का एक भाग है। तो आकाशगंगा और आकाशगंगा से जो उसका भाग है ये सौरमंडल इसी का भाग होता है दोस्तों। और लाखों आकाशगंगाएं यानी कि ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगा हैं और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है दोस्तों, मैंक्यावली। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा चैप्टर है इसकी। तो तीसरा चैप्टर दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है और ज्योग्राफी में 6th क्लास की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि ये चैप्टर 2 और 3 यहाँ पे फिनिश करेंगे। आगे हम बात करते हैं ग्लोब की झुकी हुई अवस्था अक्ष के कारण होती है दोस्तों। अपना जो अक्ष है ये अक्ष यहाँ पे हो जाएगा, इसका अक्ष, इस अक्ष के कारण क्या है, इसकी झुकी हुई अवस्था होती है दोस्तों। ग्लोब को बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, विषुवत वृत्त कहलाती हैं। जो ग्लोब को मतलब मैं आपको बता देता हूँ, बढ़िया सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ।
दोस्तों हमारी ये इस प्रकार से पृथ्वी मानिए, और इस प्रकार से पृथ्वी मानने के बाद में जो इसको बीच में से डिवाइड करती है, ये बीच वाली जो रेखा है इसको क्या कहा जाता है? इसको विषुवत वृत्त कहा जाता है। ऊपर वाली को मकर रेखा कहा जाता है और नीचे वाली को कर्क रेखा कहा जाता है। ये भी 23.5 डिग्री पर होती हैं और ये भी 23.5 डिग्री पर होती हैं, और ये जो विषुवत वृत्त है 0 डिग्री पर होता है। इस प्रकार से आप इसको जान सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटा जाता है और इसको विषुवत वृत्त कहा जाता है, और विषुवत वृत्त से ध्रुवों पर स्थित सभी समांतर वृत्त अक्षांश कहलाते हैं। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे इसके जो समानांतर जितने भी जो रेखाएं खींची होती हैं, इसके समानांतर इसको क्या कहा जाता है? इसको अक्षांश कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ये 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, नीचे 23.5 पर मकर रेखा है, और ये बीच में विषुवत वृत्त है, आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों उत्तर की जो तरफ है ये शीत कटिबंध कहलाता है, और दक्षिण की तरफ क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। ये आपने समझ लिया होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, उत्तरी जो ध्रुव है उसको 90 डिग्री और जो दक्षिणी ध्रुव है उसको 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा इनकी 23.5 पर होती है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में होती है, और विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में क्या होता है? उत्तरी ध्रुव होता है, और जो विषुवत वृत्त के 66.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव होता है। आगे हम बात करते हैं कटिबंध क्या कहलाता है, कटिबंध किसको कहते हैं? तो इनकी उष्ण कटिबंध की बात करें तो इनकी कर्क व मकर रेखा के बीच, कर्क व मकर रेखा के बीच इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। जो इस प्रकार से हम समझते हैं, जैसे कि ये तो हो गया विषुवत वृत्त, ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा, और जो इसके बीच वाला जो एरिया है इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान प्राप्त होती है। यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। तो दोस्तों वर्ष में एक बार सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है। वर्ष में यहाँ पे क्या है? सूर्य सबसे ठीक ऊपर होता है, और लगभग यहाँ पे किरणें सीधी पड़ने लगती हैं। इस कारण क्या है? यहाँ पे उष्ण कटिबंध कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध इनकी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व कर्क रेखा व दक्षिण में मकर रेखा व दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है, जैसे कि यहाँ पे विषुवत वृत्त हो गया, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का जो क्षेत्र कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों शीत कटिबंध क्या कहलाता है। सूर्य यहाँ क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाता, और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत व दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है वह शीत कटिबंध कहलाता है। कुल मिलाकर के जो मतलब दोस्तों इनकी ध्रुव वाला एरिया है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला, वो शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करते हैं देशांतर किसे कहा जाता है। देशांतर तो अर्धवृत्त जिसके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटे व ध्रुवों पर शून्य हो जाती हैं। दोस्तों ये जो इस प्रकार का जो ये ग्लोब है, और इस प्रकार से यहाँ पे ये रेखाएं खींच दी गई है, इस प्रकार की रेखाएं खींच दी गई हैं, इनको क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। ये रेखा है यहाँ पे, ये जो ग्लोब दिखाई दे रहा होगा इसको देशांतर कहा जाता है। इनकी दूरी इनकी बीच में तो बढ़ जाती है, लेकिन ध्रुवों पर क्या है? शून्य हो जाती हैं। इनकी विषुवत वृत्त पर तो इनकी दूरी इनकी सबसे अधिक होती है, और जो ध्रुवों की तरफ आते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनकी दूरी शून्य हो जाती है। हम बात करते हैं दोस्तों प्रमुख याम अंतर। इनकी मान इसका 0 डिग्री देशांतर होता है। यहाँ से 180 पूर्वी या 180 पश्चिमी तक गणना करते हैं। 180 यमोत्तर व प्रमुख यमोत्तर पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं।
180 पूर्व और 180 पश्चिमी यमोत्तर एक ही दिशा पर स्थित है। आगे हम बात करते हैं, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूमती है, 360 डिग्री में घूम जाती है दोस्तों 24 घंटे में। भारत में 82.5 यानी कि 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक समय माना जाता है और यह भारतीय समय यहाँ से इसकी गणना की जाती है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियों में देखते हैं दोस्तों, एक पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो घूर्णन गति होती है और एक परिक्रमण गति होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ये घूर्णन कहलाता है, ये घूर्णन कहलाता है, अर्थात इसको परिभ्रमण भी कहा जाता है। घूर्णन को परिभ्रमण भी कहा जाता है, भ्रमण भी कहा जाता है। लेकिन परिक्रमण की बात करें तो इनकी सूर्य के चारों ओर घूमना ये कहलाता है परिक्रमण। परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर है। परिभ्रमण को घूर्णन कहा जाता है और परिभ्रमण और घूर्णन होता है अपने ही अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण होता है यानी अपने अक्ष को छोड़ करके इनकी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। आगे हम बात करते हैं ग्लोब का वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है, तो इसको प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। दिन और रात, जैसे कि ये ग्लोब है और यहाँ पे ये इधर तो दिन है और इधर क्या है, रात है। ये तो है डे और ये है नाइट। तो ये जो बीच का एरिया है इसको क्या है, प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। इसको ये डिवाइड कर रहा है, इसको प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है दोस्तों। तो कितने में करती हैं, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है यहाँ पे 365 यानी कि 1/4 दिन में पूरा करती हैं। 365 और 1/4 अर्थात सवा यानी कि 365 दिन में लगभग यानी कि 365 दिन और 1/4 दिन में पूरा करती हैं और लगभग यानी कि 6 घंटे में होती हैं दोस्तों, 6 घंटे में करती हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, 4 वर्षों तक एक साथ जोड़कर अगला वर्ष 4 वर्ष बाद में आता है दोस्तों। जो इनकी ये 4 वर्षों तक इनकी 6 घंटे को जोड़ा जाता है, तो इनकी इसके बाद में अगला वर्ष, इनकी जो लीप वर्ष की बात करते हैं वह 4 वर्ष में आता है। ऋतुओं में परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है दोस्तों। सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की जो स्थिति है ये अलग अलग बदलती रहती है, इस कारण से पृथ्वी में ऋतुओं का परिवर्तन आता रहता है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी का परिक्रमण व ऋतु। तो दोस्तों इस प्रकार से ही इस डायग्राम को समझिएगा, ये हमारा सूर्य है। इस प्रकार से ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 21 जून और यहाँ पे आ जाएगा 22 दिसंबर। तो यहाँ से जैसे कि पृथ्वी को मान ले, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से मार्च ये वसंत ऋतु है दोस्तों। वसंत ऋतु में मतलब क्या होता है, वसंत ऋतु के बाद में यानी कि मार्च, अप्रैल, मई और ये जून, 3 महीने बाद में ये जो पृथ्वी आ जाती हैं दोस्तों, ये 21 जून पर आ जाती हैं और 21 जून की जो स्थिति होती हैं ये क्या होती हैं दोस्तों, सूर्य के सामने होती हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में होती हैं 21 जून को, और 21 जून को इनकी सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों ग्रीष्म ऋतु के बाद में दोस्तों यहाँ पे शीत ऋतु में आगे बढ़ता है। तो 1, 2, 3 अर्थात जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि सितंबर के महीने में 23 सितंबर को आ जाता है शरद ऋतु में, और शरद ऋतु में यहाँ पर ये सूर्य चमकता है। इसको वसंत ऋतु कहा जाता है, और आगे बात करते हैं शरद ऋतु की। शरद ऋतु में 1, 2, 3 अर्थात सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद में आ जाता है दिसंबर महीने में 22 दिसंबर को ये सूर्य इनकी दक्षिणी गोलार्ध में चल जाता है, और दक्षिण गोलार्ध में इनकी सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिण गोलार्ध में 22 जून सबसे बड़ा दिन होता है। और दिन और रात की जो अवधि समान रहती है, एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को ये दिन की अवधि बराबर होती है। एक तो 21 मार्च जो वसंत ऋतु होती है, और एक है यहाँ पे भी वसंत ऋतु वो होती है दक्षिण गोलार्ध में,
सॉरी, यहाँ पे तो होती हैं मतलब 21 मार्च को वसंत ऋतु, और इनकी दक्षिणी गोलार्ध में जो होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती हैं, ये 23 सितंबर को होती हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती हैं तो उस समय इनकी उत्तरी गोलार्ध में शरद शरद ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है तो वसंत ऋतु होती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में यदि वसंत ऋतु होती है तो दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार से इसको समझिएगा, इनकी इसमें विलोम यानी कि विलोम अनुपात है। आगे हम बात करते हैं, इसको समझने के बाद में इसके फैक्ट को देख लेते हैं। 21 जून, 21 जून सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है दोस्तों। 21 जून को एक तो सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और उत्तरी आयनात इनकी उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे बड़ा दिन होता है। आगे हम बात करते हैं 22 दिसंबर, 22 दिसंबर इनकी दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं। आगे हम बात करते हैं विषु क्या होता है। विषु 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। एक तो 21 मार्च और एक 23 सितंबर को इनकी सूर्य की किरणें जो विषुवत वृत्त है भूमध्य रेखा इस पर सीधी पड़ती हैं, और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो कक्षा 6 का चैप्टर 4, 5 और 6 इसकी बात करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है दोस्तों। भौतिक मानचित्र उच्चावच पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों और महासागरों को दर्शाता है भौतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र की बात करें तो राज्य, नगरों, गांवों, विभिन्न देशों और राज्यों को दर्शाता है। और दोस्तों जो थीमेटिक चित्र होते हैं वो सड़क, वर्षा और वन उद्योग इत्यादि को दर्शाते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी के प्रमुख मंडल। पृथ्वी के जो प्रमुख मंडल हैं इसमें आ जाता है भूमंडल, भूमंडल आ जाता है, वायुमंडल आ जाते हैं और जलमंडल आ जाते हैं। इनकी 3 मंडल हैं, एक तो पृथ्वी, वायु और जल। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम निवास करते हैं उसको तो भूमंडल कहा जाता है, और वायुमंडल के किसे कहा जाता है, गैस की परतें जो चारों ओर पृथ्वी को घेरे रहती हैं, जैसे कि इनकी ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है इत्यादि है। जलमंडल इनकी बड़े भाग पर पाया जाता है, और जल, वाष्प और बर्फ तीनों के रूप में इसको जलमंडल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जब आगे हम बात करते हैं कि जहाँ पे इनकी भूमंडल पाया जाता है, जहाँ पर भूमंडल के बाद में वायुमंडल पाया जाता है, और वायुमंडल के साथ में ही जलमंडल पाया जाता है, जलमंडल पाया जाता है, और इन तीनों की जो बीच की अवस्था है इसको क्या कहा जाता है, ये जो आप दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे बीच में, इस बीच की जो अवस्था को कहा जाता है जीवमंडल। इन तीनों से मिलकर के जीवमंडल बनता है। एक निश्चित क्षेत्र जहाँ पर स्थल, जल और वायु मिले सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो इनकी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से मिलकर के जीवमंडल बनता है, वहाँ पर जीव की उत्पत्ति होती है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी की सतह। महाद्वीपों इनकी बड़े स्थलीय भूभाग और महासागरीय बेसिन, बड़े जलाशय, ये पृथ्वी की सतह होती हैं दोस्तों। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। जो समुद्री जो जल है उसका जो तल है वो तो सभी जगह समान होता है, पर स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जो कि 0 माना जाता है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, और दोस्तों इन 7 महाद्वीपों की बात करें तो इनकी सबसे बड़ा आ जाएगा एशिया। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिक महासागर यानी कि मानव यहाँ पे निवास नहीं करता है, या अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महाद्वीप में मानव निवास नहीं करता है। ये 7 महाद्वीप हो गए, और सबसे जो यहाँ पे छोटा आ जाएगा अंटार्कटिका है, लेकिन इसमें मानव निवास नहीं करते, और लेकिन जो मानव निवास करते हैं उसकी दृष्टि से सबसे छोटा आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सबसे आएगा सबसे बड़ा यूरोप, उसके बाद में सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद में यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। बात करते हैं कि पृथ्वी पर 71% भाग
जल का है और 29% भाग स्थल का है। पृथ्वी पर मिलने वाले जल में 97% अधिक यानी कि भाग सागरों का, जो कि इतने खारे पानी के भंडार हैं कि वे मानव उपयोग में भी नहीं आ सकता, और शेष भाग जो उपयोग होता है वह बर्फ की परतों, हिमानियों परतों, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे जो मतलब पृथ्वी पर जल की इतनी कमी है दोस्तों। इनकी 97% जल, कितना, इनकी पृथ्वी पर 71% भाग पर जल और 29% भाग पर क्या है, स्थल पाया जाता है। पृथ्वी पर जो मिलने वाला जो जल है वो 97% से भी अधिक भाग महासागरों में है। इनकी 97% महासागरों में है, और जो लगभग इनकी 2 पॉइंट कुछ हैं, इनकी 3% मान लेते हैं, उनमें भी एक तो खारे पानी के रूप में पाया जाता है और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, हिमानी के रूप में पाया जाता है, बर्फ के रूप में पाया जाता है, और पीने योग्य पानी वो बहुत कम बचता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं महासागर क्या थे। तो महासागर यानी कि जलमंडल के मुख्य भाग हैं, जलमंडल के मुख्य भाग हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। जल सदैव गतिशील रहता है, बिल्कुल गतिशील रहता है जल। और यहाँ पे 5 महासागरों की बात करें तो महासागर प्रमुख तो 5 हैं, यानी कि प्रशांत महासागर, उसके बाद में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, और यहाँ पे सबसे जो इसमें सबसे बड़ा जो मेरियाना गर्त है, यह सबसे ऊंडा इसका गर्त है, और उसके बाद में ये क्या है, वृत्ताकार आकार में है। और अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर आकार में क्या है, एस आकार का है। और हिंद महासागर इनकी नाम इसका पड़ा है भारत के नाम पर, और ये त्रिभुजाकार है, हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। आगे हम बात करते हैं दक्षिणी महासागर। ये दक्षिणी महासागर की बात करें, और आर्कटिक महासागर जो ये बेरिंग जल संधि से इनकी जुड़ा हुआ है, बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बेरिंग जल संधि इनके प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को अलग करने वाली जो संधि है वो बेरिंग संधि आ जाती है। पृथ्वी का वायुमंडल की बात करें तो इनकी 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और इसमें 5 परतें पाई जाती हैं दोस्तों, 5 परतें पाई जाती हैं। 21% इनकी ऑक्सीजन पाई जाती है इसमें। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और वायुमंडल है। 5 परतें पाई जाती हैं, 5 मंडल पाए जाते हैं पृथ्वी पर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों नाइट्रोजन है दोस्तों। नाइट्रोजन का बना होता है 98% इनके 78%, 78 इनकी 78% जो भाग हैं वो नाइट्रोजन का बना होता है। और CO2 और जो इत्यादि जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, ये 1% होती हैं केवल। आगे हम बात करते हैं ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है दोस्तों। जैसे जैसे ऊंचाई में जाएंगे तो वायुमंडल में इनकी कमी पाती जाएगी। सर्वाधिक घनत्व समुद्री तल पर और ऊपर जाने पर घटता रहता है, इनके ऊपर जाते हैं तो उस पर क्या है, वायुमंडल का घनत्व घट जाता है। आगे हम बात करते हैं जीवमंडल। जीवमंडल की बात करें तो इनकी स्थल, जल व हवा के बीच का क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है। एक तो स्थल है, एक जल है और एक हवा है। इन तीनों के बीच का जो क्षेत्र है, स्थल, जल और हवा के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जीव मौजूद है, इसको जीवमंडल कहा जाता है। और प्राणियों को बांटा गया है, एक तो जंतु जगत, एक पादप जगत में। अर्थात एक तो जीव होते हैं, एक पेड़ पौधे होते हैं। ये 2 प्रकार के जीव यहाँ पे बांटे गए हैं। पर्वत की बात करें तो इनकी पृथ्वी की सतह से प्राकृतिक ऊंचाई, शिखर छोटा व आधार चौड़ा होता है। एक शिखर तो छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है, इसको पर्वत कहा जाता है। हिमानी की बात करें तो पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली जो बर्फ है उसको इनकी नदियों के माध्यम से पिघला कर लाती है, उसको क्या कहा जाता है, वो हिमानी कहलाती है। हम बात करते हैं श्रृंखला। एक रेखा क्रम में व्यवस्थित पर्वत को क्या कहा जाता है, श्रृंखला कहा जाता है। जैसे कि इस प्रकार की एक श्रृंखला बनी हुई है, इस प्रकार की एक श्रृंखला बनी हुई, तो इसको क्या कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं प्रकार। इनके पर्वतों के प्रकार की बात करें तो इनके वलित पर्वत होते हैं,
वलित पर्वत होते हैं। वलित पर्वत किस प्रकार के होते हैं? इनकी जो है ना सतह ऊबड़ खाबड़ होती हैं, शिखर शंक्वाकार होते हैं, इसको वलित पर्वत कहा जाता है। भ्रंश पर्वत की बात करें तो इनकी ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से क्या है, विस्थापित होते हैं। और ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो ज्वालामुखी क्रियाओं से बने होते हैं, क्रियाओं से बने होते हैं। और जैसे कि इनकी यहाँ पे इनकी अफ्रीका का जो अमाउंट किलोमंजारो है और जापान का जो फ्यूजियामा है, ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। हम बात करते हैं आगे पठार की। पठार क्या होता है? इनकी उठी हुई और सपाट भूमि ऊंचाई जिसकी इनकी 100 मीटर कई हजार मीटर हो सकती है दोस्तों, तो इसको क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। आगे बात करते हैं भारत में इनकी दक्षिण का पठार है, ये इस प्रकार यानी कि पठार का उदाहरण है। और जो तिब्बत का पठार है दोस्तों, तिब्बत का पठार यानी कि 4000 से 6000 विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। उपयोगी कारण इनकी, इसके उपयोगी कारण क्या हो सकते हैं? यहाँ पर दोस्तों खनिजों की इनकी प्रचुरता होती है पठारों में। और हम बात करते हैं भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है, भारत में छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर लोहा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, इत्यादि के भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर यानी कि जलप्रपात यानी कि एक तो हुंडरू जलप्रपात यहाँ पे स्थित है। आगे हम बात करते हैं जलप्रपात भी पठारी क्षेत्रों में होते हैं। ज़्यादातर जो जलप्रपात हैं पठारी क्षेत्रों में होते हैं। और मैदान किसे कहा जाता है? मैदान इनकी समतल भूमि जिसके इनकी 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होने चाहिए, उसको क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। हमारा चैप्टर नंबर आ जाएगा हमारा चैप्टर नंबर आ जाएगा 6। और एनसीईआरटी की जो इनकी जो बुक है उसकी हम यहाँ पे फैक्ट लेकर के आए हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, और पश्चिम में दोस्तों इधर हम गुजरात आ जाता है, इधर असम आ जाता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की तरफ आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश। बात करते हैं हम यहाँ पे 2011 तक भारत की जो आबादी थी वह कितनी थी? 2011 तक जो आबादी थी हमारी वह 120 या 121 करोड़ थी। और चीन के बाद में विश्व का दूसरा स्थान यहाँ पर आ जाता था। आगे हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में इनकी कर्क रेखा 23.5 उत्तरी देशांतर यानी कि देश के मध्य भाग में इनकी गुजरती है। इनकी कर्क रेखा हमारे भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। और मुख्य भूमि का विस्तार है दोस्तों, मुख्य भूमि का विस्तार यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट है ना। और पश्चिम से पूर्व की बात करें तो इनकी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर हैं। दोस्तों हम बात करते हैं प्रत्येक एक देशांतर में दोस्तों स्थायी समय इनकी 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। एक डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। और 23.5 पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा मानी जाती है। और स्थानीय सीमा की बात करें तो स्थानीय सीमा भारत की 7 देशों से लगी हुई है। जो स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा भारत की कितने देशों से? 7 देशों से लगी हुई है। हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से 7 देश हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 7 देशों की बात करें तो पाकिस्तान से लगी हुई है, अफगानिस्तान से लगी हुई है, चीन से लगी हुई है, नेपाल से लगी हुई है, भूटान से लगी हुई है, म्यांमार से लगी हुई है, बांग्लादेश से लगी हुई है। ये स्थलीय सीमा आ जाएगी। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और हम बात करते हैं सबसे छोटा आ जाएगा गोवा, सबसे छोटा राज्य आ जाएगा गोवा। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना इनके 29वां नया राज्य है। तेलंगाना 29वां नया राज्य बना है दोस्तों 2014 के अंतर्गत। हम बात करते हैं भौतिक आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह इस प्रकार से ये भारत की भौतिक आकृतियाँ हैं। और हिमालय की बात करें तो हिम प्लस आलियन के बर्फ का घर से बना है और उत्तर में फैला हुआ है। हिमाद्री यानी कि उत्तर में स्थित इनकी पर्वत हिमालय, इसको क्या कहा जाता है? हिमाद्री। और दक्षिण भारत का उत्तरी मैदान है, दक्षिणी भारत का उत्तरी मैदान है। हिमालय क्या है? दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। और समतल सपाट भाग गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु व इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है। इसको क्या है?
हिमालय से जितने भी जो मतलब क्या लाई गई हैं पानी यानी कि जल बहा कर लाया गया है, उस जलोढ़ से बना मैदान को क्या कहा जाता है? समतल मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। हम बात करते हैं यहाँ कृषि अच्छी होने के कारण जनसंख्या अधिक है, यानी कि उत्तर का जो मैदान है इसमें जनसंख्या का कारण क्या है? यहाँ पे इनकी अच्छी कृषि होती है। भारत का पश्चिमी भाग है, तो भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है और वनस्पति का कम शुष्क और गर्म व रेतीला स्थान होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो उत्तरी मैदान के दक्षिण में, यानी कि उत्तरी मैदान जो गंगा ब्रह्मपुत्र बृहस्पति का जो मैदान है उसके बाद में जो दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार आता है वो तो उत्तरी मैदान के जो दक्षिण में, यानी कि वो मैदान के दक्षिण में आकृति जो त्रिभुजाकार है उसमें यानी कि फैला हुआ है। विंध्य व सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनमें एक ताप्ती नदी है, एक नर्मदा नदी है बहती है, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। अरब सागर में ये जल ले जाती है, यानी कि एक तो ताप्ती नदी और बृहस्पति नदी, सॉरी नर्मदा नदी, ये क्या है पश्चिम की ओर जल बहा कर ले जाती है और अरब सागर में गिरा देती है। आगे हम बात करते हैं पश्चिम की ओर, यानी कि पश्चिमी घाट या सह्याद्री या पूर्व में पूर्वी घाट है। आगे हम बात करते हैं जो मतलब पश्चिमी घाट की बात करें तो इनकी विस्तार एक समान है, पश्चिमी व पूर्व में इनकी तटीय मैदान आ जाएगा, सक्रिय हैं और इनकी अपेक्षाकृत चौड़े व महानदी के हैं। हम बात करते हैं पूर्व में पूर्वी, तो इनकी विस्तार आ जाएगा, इसका असमान आ जाएगा और बीच में से इनकी टूटा हुआ आ जाएगा। आगे बात करते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह हमारे भारत में दो द्वीप समूह हैं, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और एक लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है। पश्चिम और पूर्व में जो दोस्तों तटीय मैदान आ जाएगा, सक्रिय आ जाएगा, अपेक्षाकृत चौड़े हुए हिमानी आ जाएगा और जो दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे इनकी गोदावरी कावेरी नदियाँ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत का नक्शा है, यहाँ पर आ जाएगा अरब सागर, यहाँ पर आ जाएगा लक्षद्वीप, आ जाएगा अंडमान निकोबार, ये आ जाएगा बंगाल की खाड़ी, आ जाएगा अरब सागर। इस प्रकार से ये नक्शा दिया हुआ है। मौसम की बात करें तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले ऋतु परिवर्तन, तापमान इनके वर्ण सूर्य से विकिरण इनमें शामिल हैं। भारत के प्रमुख मौसम की बात करें तो इनकी दिसंबर फरवरी में इनकी ठंडा मौसम रहता है, सर्दी रहती है, और मार्च से मई की बात करें तो गर्म मौसम रहता है, गर्म ऋतु रहती है। और दोस्तों जून से हम सितंबर की बात करें तो इनकी पश्चिमी मानसून का मौसम, इनकी वर्षा मौसम रहता है, वर्षा का मौसम रहता है। अक्टूबर से नवंबर की बात करें तो मानसून के इनकी लौटने का, इनकी मानसून के प्रत्यावर्तन का समय रहता है, इसको शरद ऋतु कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 का जो इनकी चैप्टर है उसमें बात करते हैं हम दोस्तों शीत ऋतु क्या होती है? ठंड के मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती और परिणाम उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तापमान अधिक और पवन दिन में शुष्क व गर्म यानी कि लू के रूप में बहती हैं। यानी कि हम बात करते हैं आगे वर्षा का मौसम की बात करें तो वर्षा के मौसम में जो दक्षिण पश्चिम मानसून हवा बंगाल की खाड़ी से व अरब सागर से इनकी स्थल की ओर बढ़ती है और साथ में नमी लाती है और पवने पहाड़ों से टकराकर वर्षा करती है। शरद ऋतु की बात करें तो मौसम के लौटने का समय होता है, शरद ऋतु में मौसम के लौटने का समय होता है और पवने क्या है स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती हैं पवने स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती हैं और मानसून के लौटने का समय होता है दोस्तों। और भारत के दक्षिणी भाग में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे टेम्परेचर यानी कि यहाँ पे बारिश हो जाती है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा होती है वह जलवायु कहलाती है। यानी कि किसी स्थान पर जो वर्षा इनकी अनेक वर्षों की जो मतलब मौसम है उसको माप करके जो उसका अवलोकन किया जाता है उसको जलवायु कहा जाता है, दीर्घकालीन वर्षों का यानी कि कई वर्षों का। मानसूनी जलवायु की बात करें तो मानसूनी जलवायु क्या होती है दोस्तों, भारत की
जलवायु को मोटे तौर पर कहा जाता है मानसूनी जलवायु। और मानसून शब्द इनकी अरबी भाषा के मौसम से बना है और इसका अर्थ होता है मौसम। मौसम से बना है जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की जो स्थिति है वह उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। और कृषि कृषि की बात करते हैं वर्षा पर निर्भर रहती है। यहाँ की कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है। आच्छादन की बात करें तो आच्छादन इनकी अच्छा मानसून पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन करता है। दोस्तों यदि अच्छा वर्षा होती है, पर्याप्त वर्षा होती है, प्रचुर मात्रा में फसलों की मात्रा में बढ़ोतरी करती है। जलवायु की स्थिति की बात करते हैं ऊंचाई समुद्र को से दूरी तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। भारत की जलवायु में इनकी विभिन्नता पाई जाती है दोस्तों। और राजस्थान का बीकानेर सबसे गर्म जिला है और जम्मू और कारगिल का जो क्षेत्र है वह सबसे ठंडा स्थान है। सबसे अधिक वर्षा दोस्तों मेघालय का जो मासिन राम चेरापूंजी है यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। 1000 डिग्री यानी कि 1000 डिग्री या 1100 डिग्री से भी अधिक यहाँ पे वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है दोस्तों लेह लद्दाख है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे राजस्थान का जैसलमेर भी इसमें आता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजे उसको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं घास झाड़ियाँ इत्यादि जलवायु विभिन्नताओं के कारण भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं और इसको 5 भागों में विभाजित किया जाता है। ये दोस्तों हमारी जो इस वनस्पति को 5 भागों में विभाजित किया गया है ये इस प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जो विशेषता है यहाँ पे वर्षा अधिक होती है और ये घने होते हैं, हमेशा हरे भरे होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इनकी हरे भरे होते हैं, अलग अलग समय पर इनकी पत्तियाँ गिराते हैं। और यहाँ पे मोहगनी एबोनी और रोजवुड इसके उदाहरण हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन की बात करें तो कम घने होते हैं, वर्षा के निश्चित होने पर होते हैं। साल है इसमें, साल है आ जाएगा, सोगान आ जाएगा, पीपल आ जाएगा, शीशम और नीम आ जाएगा। हम बात करते हैं कटीली झाड़ियों की। कटीली झाड़ियों में आ जाएगा देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं कटीली झाड़ियों। इसमें कैक्टस हैं, बबूल हैं, कीकर हैं इत्यादि आ जाएगा। बात करते हैं पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन की बात करें तो इनकी 1500 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं और ये शंकुधारी वन होते हैं पर्वतीय वनों में। और इसमें जैसे कि चीड़ हैं, पाइन है और देवदारू हैं। हम बात करते हैं मैंग्रोव वन। इनकी खारे पानी में मैंग्रोव वन हो जाते हैं। कहाँ पे होते हैं, खारे पानी में मैंग्रोव वन होते हैं। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं सुंदरवन डेल्टा, इसका सबसे उदाहरण है। और दोस्तों अंडमान निकोबार में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। दोस्तों हमारे अंतिम बिंदु की ओर बढ़ते हैं। इनकी दोस्तों वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है और इसी कारण वन में इनके जंतुओं की हजारों प्रजातियां बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। बाघ है, जैसे बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और दोस्तों मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो दोस्तों आज आपने देखा इस चैनल में देखा कक्षा 6 की जो संपूर्ण ज्योग्राफी है एक ही वीडियो में आपने देख लिया। इसी प्रकार से एनसीईआरटी की जो भी बुकें हैं उनका संपूर्ण निचोड़ आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। एक कक्षा है उसका संपूर्ण जो निचोड़ है, उसके संपूर्ण जो सब्जेक्ट हैं उसका निचोड़ आपको एक वीडियो में मिलेगा। इसी प्रकार की आप वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। और इसी प्रकार से हमारे कंटेंटों को अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों यदि आपने हमारे जो थैंक्स के बटन को इनकी दबाकर हमारा सहयोग नहीं किया तो आप सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।